हेलो, आप सभी का स्वागत है श्री यथार्थ आईएएस पे। मैं हूं देवी सिंह। हमारा ये जो सेगमेंट है वो पीजीटी प्रवक्ता के लिए है। तो सबसे पहले अगर हमें देखना है यहाँ पर, तो पर्टिकुलरली हमारा जो सब्जेक्ट चलने वाला है यानी जो है जीआईसी, ये जो प्रवक्ता के पोस्ट आई है 78 पोस्ट है हिस्ट्री के अंतर्गत। 78 जो है ना पोस्ट है हिस्ट्री में आपकी। इसमें से 3 पोस्ट आपकी स्पेशल एजुकेटर की भी शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसी सब्जेक्ट्स को हमें कैसे रेडी करना है, कैसे तैयार करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये आज डिस्कस करेंगे। पहली बात मैं बता दूं कि किसी भी बच्चे को फॉर्म से संबंधित या ओटीआर से संबंधित या कोई भी अगर इशू आ रहा है तो हमारा ये नंबर है 9555031427। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। सिलेबस थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको कौन कौन सा बुक्स पढ़ना है वो भी हम बात कर लेते हैं। मेजर आपको 3 बुक्स के अलावा कोई चौथी बुक्स नहीं पढ़ना है और आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की हो। इसके बाद आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलो देख लो। अब जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है, तो यूनिट फर्स्ट में आप देखो, इसमें प्री हिस्ट्री में क्या पढ़ोगे? अर्ली मैन एंड हिज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोन्स, ठीक है। दूसरा जो है आपका चैल्कोलिथिक, और तीसरा है ब्रॉन्ज एंड आयरन्स। ये आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो प्री हिस्ट्री है इसमें इतना पढ़ना है। फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री। अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा कि प्री हिस्ट्री क्या है और प्रोटो हिस्ट्री क्या है। तो प्रोटो हिस्ट्री में आपके रिवर वैली सिविलाइजेशन आ जाएंगी। इसके साथ रिवर वैली सिविलाइजेशन में तो अब आपको यहां ध्यान रखना है कि सिर्फ हड़प्पा नहीं पढ़ना होगा, एक कंपैरेटिव अकाउंट भी होगा, क्योंकि उसने जो है रिवर वैली सिविलाइजेशन लिख दिया है। तो आपको जो है ना, जैसे कि दजला फरात, नाइल रिवर, और उसी के जो कंपैरेटिव जो पीली नदी का जो सभ्यता है, तो ये कंपैरेटिव अकाउंट में हम चीजें साथ में लेके चलेंगे। दूसरा है कि हड़प्पा सिटी सिविलाइजेशन, ठीक है। इसमें हम टाउन प्लानिंग, इसी के अंतर्गत हाउसेस, ठीक है, सैनिटेशन, ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, हाउस होल्ड मटेरियल्स, डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल्स। और इसमें एक एक पॉइंट को हम, सिलेबस को मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि सिलेबस के एक एक शब्द को हम ध्यान से, एक एक शब्द को डिकोड करेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस ठीक उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि किसी धर्म के लिए उसकी धार्मिक किताबें। तो सिर्फ हवाई बात नहीं करनी है, ले दे के 3 किताबें पढ़नी है, उससे ज्यादा नहीं पढ़नी है। साथ में आपको स्मार्ट आंसर राइटिंग और स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी में आपको चैट जीपीटी का खूब भरपूर फायदा उपयोग करना है। मैं बताऊंगा कैसे उपयोग करना है। चैट जीपीटी आज हमारे पास जो है हर एक बुक का क्या है, कलेक्शन है, ये जान लो। तो आपको 3 बुक्स पढ़नी है, इसके अलावा कोई बुक्स नहीं पढ़नी है। मैं 3 बुक्स आप जो सबको जानते हैं, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, है ना, और बिपिन चंद्रा की जगह आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है यही 3 बुक्स, एंशिएंट के लिए मैं अभी आपको एक बुक बता देता हूं, ठीक है। तो ये 3 बुक्स आपको पढ़नी है। अभी मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि एक एक जो सिलेबस के पॉइंट को, क्योंकि आप एक साथ में क्या करेंगे कि आपके पास, मैं ये मान के चलता हूं कि चलो अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, तो आप क्या करना कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन तो है ही नहीं, फिर ऑनलाइन स्टडी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं होगा तो नहीं चलेगा ये गलत बोल दिया कि अगर नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं। तो आपको चैट जीपीटी का प्रयोग मैं वहां पर सिखाऊंगा। दरअसल इस वजह से नहीं कि आपको टेक्नोलॉजी में जाना है, इस वजह से कि आप इसके कंटेंट को कैसे वहां से कुछ निकाल पाएंगे, उस कुछ कंटेंट को अपनी नोटबुक में राइट डाउन कैसे करेंगे। या फिर आप चाहो, जिसके पास अगर मान लो प्रिंटर वगैरह है, तो क्या कर सकता है, प्रिंट निकाल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। स्मार्ट स्टडी करना है, बहुत सारी बुक्स खरीद के नहीं लाना है कि एल बासम है, दुनियादारी के आपको 75 बुक मिल जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं। 3 बुक्स और कुछ मैटर्स जो आपको खुद
इसके आधार पे, किसके आधार पे, ये आपका जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस में इसी वजह से एक एक पॉइंट उसने नोट किया है। वो आप ये बताओ, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं कि सिंपल से वो लिख देता हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन में सब कुछ आ जाता। हालांकि हम पढ़ेंगे ही, लेकिन जो भी सिलेबस में चीजें दी गई हुई हैं उसको एक सिंगल चीज नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी क्वेश्चन बनाया जाता है तो हमेशा सिलेबस को आधार बना करके पहले जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेटर होता है तो उसको सिलेबस भेजा जाता है और उससे स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि तुम्हें इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सेट करना है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान में रखता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। अब देखो डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल, वो डायरेक्टली हड़प्पा सिविलाइजेशन लिख सकता था ना, लेकिन उसने डिटेल में लिखा। इसके बाद ड्रेस एंड डेकोरम्स, इसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी हड़प्पा के अंतर्गत जो है हमारा जो है आंतरिक और बाह्य व्यापार होता है, बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिलीफ एंड रिलीजन एंड जो है डिस्पोजल ऑफ डेड, साथ में आपको जो धर्म वगैरह है, बिलीफ्स हैं, रिलीजन्स हैं, ये सारी चीजें। आर्ट एंड जो है आर्टिक्राफ्ट, इसके साथ साथ डॉकयार्ड, सील्स, और इसमें मेन साइट एंड इसमें कॉजेज ऑफ डाउनफॉल। तुम्हें ये सारा चीज पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और किसका किसका पढ़ना है, जैसे कि यहां पर मैंने बताया कि रिवर वैली सिविलाइजेशन, रिवर वैली सिविलाइजेशन, तो ये तुम्हें साथ में इतना आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो प्री और प्रोटो हिस्ट्री है ये पढ़ना पड़ेगा। तो हम साथ में क्या करेंगे कि मैं आपको चैट जीपीटी का भी प्रयोग करते हुए ये आगे पढ़ाऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा। और हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा, देखो बेटा, अगर हमने जरा समझो कि इस टॉपिक को पढ़ा, तो इस टॉपिक को हमारा जो क्लास चलेगी पीटी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी, जो पीटी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू है, पीटी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हम जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा, उस टॉपिक के बाद प्रीलिम्स के और मेंस के आंसर राइटिंग का जब कंप्लीट हो जाएगा, जब ही हम दूसरे चैप्टर पर चलेंगे। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हम दूसरे चैप्टर पर नहीं चलेंगे, मतलब नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर जैसे ये चैप्टर कंप्लीट, उसमें हमने पीटी के कम से कम 100 क्वेश्चन और मेंस के प्रत्येक चैप्टर से एटलीस्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मैं आपको पहले दिन ही बताऊंगा, जैसे कि कल ही हम डिस्कस करेंगे, हमारा ये बैच कल से लॉन्च होगा। आपको एक काम करेंगे कि ये जो है ना, कुछ क्लासेस हमारी लाइव होंगी और कुछ रिकॉर्डेड होंगी। लाइव, अब रिकॉर्डेड का टाइम मैं आपको बता दूंगा। लाइव इस वजह से रखेंगे कि आप प्रॉपर क्वेश्चन पूछ सकेंगे, और हमारा नंबर है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकेंगे, तो उसका दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हॉटलाइन आप हमें कनेक्ट कर सकोगे, तो वैसा दिक्कत नहीं आएगा। चीजें में मान लो किसी प्रकार का डाउट है, बाकी क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो चीजें समझ ना आए, ठीक है। तो कुछ लाइव रहेगा, कुछ जो है रिकॉर्डेड रहेगा। और मैं आपको एक ये भी कहूंगा कि अगर रिकॉर्डेड पढ़ेंगे तो और आसान रहेगा, ठीक है। मैं बताऊंगा उसके फायदे क्या हैं। लाइव में बहुत डिस्टरबेंस भी चीजें होती हैं, कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा होता है, वहां टाइम लग रहा होता है। जब आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो आप जो है गो फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और बैक फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है। लाइव में ये ऑप्शन नहीं रहता है भाई, ठीक है। अब देखो अगला आपका टॉपिक है वैदिक कल्चर। अब वैदिक कल्चर में सोर्सेस ऑफ वैदिक्स, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो स्रोत हैं। इसके बाद इसमें संहिताज पढ़ेंगे, पूरा संहिता, फिर इसमें ब्राह्मणाज, फिर आरण्यकनाज, उपनिषदाज, और इसमें से धर्म शास्त्र, यानी संहिता, ब्राह्मण्स, आरण्यक, उपनिषद और धर्मशास्त्र। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ध्यान रखना। सिर्फ ये नहीं कि हम काउंटिंग पढ़ लिया, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें प्रॉपर पढ़ना होगा कि भाई संहिता क्या है, ब्राह्मण्स क्या है, ब्राह्मण्स का प्रकार कितना है, और आरण्यक क्या है, किस आरण्यक में कौन सी बात लिखी गई है, उपनिषद क्या है और किस उपनिषद में क्या चीज लिखा गया है। यहां से ये पढ़ने के बाद मैं आपको एक नोट्स भी फॉरवर्ड करूंगा, एक ग्रुप हम बना लेंगे, एक नोट्स भी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि अर्ली वैदिक जो है कल्चर। अब अर्ली वैदिक कल्चर, तो अर्ली वैदिक कल्चर में आप देखोगे कि एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर,
कि सोशल स्ट्रक्चर जो है, सामाजिक संरचना का उत्थान उदय, साथ में वर्णा सिस्टम, किंग्स एंड रत्निन, राजा और उसके रत्निन, साथ में जो है मैरिज एंड एक्विपेशन, शादी विवाह और व्यवसाय, साथ में जो है गॉड एंड गॉडेसेस, देव और देवी एंड देवता। ये आपके अर्ली वैदिक कल्चर के अंतर्गत, तो ये कल्चर में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आगे चलेंगे लेटर वैदिक कल्चर। अब लेटर वैदिक कल्चर में एवोल्यूशन ऑफ कास्ट, फिर हम देखेंगे ऑक्यूपेशन, किंग, विश, पावर ऑफ किंग, साथ में जो है यज्ञ, सेक्रीफाइसेस, पुरोहित सिस्टम और इकोनॉमिक कंडीशन, इसमें पणी, निस्क, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। यानी लेटर वैदिक कल्चर में ये एक एक चीज को साथ में हम आगे पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में ये चीजें हैं, और जैसे यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट होगा तो उसके बाद फुल टेस्ट होगा, फुल टेस्ट होगा। प्रीलिम्स का टेस्ट जो कि आपको जो है ना ऑनलाइन करवाएंगे और ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मेंस का टेस्ट जो है आपको क्वेश्चन देंगे, और क्वेश्चन आपको क्या करना होगा कि लिख के एक निश्चित टाइम पीरियड में हमें भेजना होगा व्हाट्सएप पर या फिर मेल पर। इसके बाद हम एक एक बच्चे को चेक करके, और जहां मिस्टेक होगी तो जूम आईडी में प्रॉपरली, कहां, जूम आईडी जो है आपकी, जूम में या जो है जूम आईडी में या जी मीट में, गूगल मीट के थ्रू हम क्या कर पाएंगे, मिलेंगे आपको वहां पर, और बताएंगे कि आपने यहां ये मिस्टेक की है, आपको थोड़ा सा ये सुधार करना था। और उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो जितने भी 20 क्वेश्चंस होंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी का डिटेल एनालिसिस होगा और आंसर फॉर्मेटिंग होगी। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम कोई चीज पढ़ेंगे तो उसका जीरो से लेकर के लास्ट एकदम, जैसे कि कहा जाता है पढ़ाई के दौरान कि सिलेबस एक ऐसी चीज है जो कभी कंप्लीट नहीं होता। हमारी यूपीएससी में तो यही बोला जाता था कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कभी कंप्लीट ही नहीं होता, दिमाग में बना रहता है कि अच्छा ये चीज अभी रह गया जब आप एग्जाम देने जाते हो। यहां हमारे पास लिमिटेड सिलेबस है, वहां पर अथाह होता है, हमें इतना इतना तो जीएस के लिए 12-14 विषय पढ़ने होते हैं, लेकिन यहां तो सिर्फ आपको एक विषय पढ़ना है। तो हम इसको क्या करेंगे कि प्रयास करेंगे कि एक जो है पूरा टॉपिक उठाएं, भले ही कितना टाइम लग जाए, हम क्लासेस को ड्यूरेशन लंबा कर लेंगे, क्लासेस का जो ड्यूरेशन है वो लंबा कर लेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद बेटा यूनिट 2, अब जैसे यूनिट फर्स्ट में, अब यूनिट फर्स्ट में मान लो कि एक जो है ना परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी होगी कि कोई बच्चा कहां मिस्टेक कर रहा है, और हमारा टारगेट ये रहेगा कि प्रत्येक बच्चे को पीटी में 65% से ज्यादा मार्क्स जो है ना ऑब्टेन करने हैं। 65%, क्योंकि कट ऑफ इसके आसपास ही रहता है, तो इतना रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। हालांकि 40% का जनरल के साथ तो कैप लगा ही हुआ है कि अगर वो नहीं हुआ तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइंग नेचर है वो, लेकिन इसके ऊपर एक कट ऑफ इसके ऊपर ही जाता है। तो ये जो है ना आपकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, कि अगर आपका इतना स्कोर नहीं जा रहा है, इतना स्कोर नहीं जा रहा है, तो फिर गड़बड़ी है। अब फिर देखो गड़बड़ी कहां है, तो वो पर्सनली हम बात करेंगे कहां गड़बड़ कर रहे हो, लेकिन ईमानदारी के साथ आपको ये चीज बतानी होगी। और मैं अगेन बोल रहा हूं कि बहुत सारे चैनल्स हो सकता है कि नाम बहुत बड़ा मिल जाए या कुछ, मैं पर्सनली इस सब्जेक्ट को, देखो हम चाहते थे और भी सब्जेक्ट शुरू कर सकते थे, लेकिन मैं यहां पर पर्सनली सब सब्जेक्ट को टैकल करूंगा। सारे जितने भी जो है कंप्लाइंसेस, ग्रीवांसेस जो भी होंगे सभी मैं ही लूंगा इस सब्जेक्ट के पर्टिकुलरली। आप मुझे इसी वजह से मैंने यहां पर अपना पर्सनल नंबर सब्जेक्ट के लिए जो है शेयर किया है, ताकि आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकें कि अच्छा सर जो है यहां पर हम जो है कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो यहां पर हम जो है बेहतर करना है। ठीक, यूनिट दूसरा, तो प्रिंसिपल्स रिलीजियस मूवमेंट, इसमें से जो है ना जो आपके जो धार्मिक सिद्धांत हैं, तो धार्मिक सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। इसके बाद धार्मिक सिद्धांतों में जैनिज्म, जैन के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, वैष्णव धर्म के बारे में और शैव धर्म के बारे में।
यूनिट सेकंड में ये है आपका, प्लीज नोटिस दिस पॉइंट। जितने भी, तो जैनिज्म, बौद्धिज्म, वैष्णव और शैविज्म एक साथ कर लेंगे, और इसके क्वेश्चन भी, और एक साथ और मैं एक काम और करूंगा, जितना हमने पढ़ाया जिस दिन क्लास ली, तो पीटी के तो ठीक है, पर मेंस के मैं उससे संबंधित क्वेश्चन आपको भेज दूंगा। तो अगर आप हो सके तो आप वो भी मुझे भेज दिया कीजिएगा शाम तक लिख करके, या अगले दिन तक लिख करके, तो मैं उनको क्रॉस एग्जामिन भी कर लूंगा और चेक करके आपको रिवर्स कर दूंगा। तो जब उसे रिवर्ट कर दूंगा तो आप प्रॉपर उसमें देख पाओगे, समझ पाओगे, राइट। चलो यूनिट थर्ड देखो जरा, इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री फ्रॉम 600 बीसी ऑनवर्ड, यानी राजनीतिक इतिहास यूनिट थर्ड में। अब किसका राजनीतिक इतिहास आपको देखना है? 16 जनपदात, 16 जनपद, इसमें से रिपब्लिकेशन, स्टेट्स फाउंडेशन एंड राइज ऑफ मुगल अंपायर, सॉरी मगध अंपायर, नॉट मुगल अंपायर, मुगल तो बाद में आएगा, मगध आएगा पहले, है ना। तो मगध अंपायर, अंडर नंद, नंदों के अधीन, साथ में अंडर मौर्याज, इसमें से चंद्रगुप्त और अशोक महान, इसके बाद अंडर गुप्ता, चंद्रगुप्त और जो है स्कंदगुप्त, साथ में डाउनफॉल ऑफ अंपायर, डाउनफॉल ऑफ द अंपायर एंड फॉरेन इन्वेजन। अब यहां पर डाउनफॉल ऑफ अंपायर, तो इस अंपायर का डाउनफॉल कैसे कैसे हुआ। दूसरा कि यहां पर आप देखोगे कि आगे कि फॉरेन इन्वेजन, इस समय एंशिएंट हिस्ट्री में भी विदेशी आक्रमण शक हूण आएंगे, तो यहां पर भी हम जो फॉरेन इन्वेजन है, जो विदेशी आक्रमण है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत जो विदेशी आक्रमण होंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगला हम इसी के अंतर्गत, अच्छा एक मिनट, अब पेज हम थोड़ा चेंज करेंगे, है ना, क्योंकि यहां पे आ गया। ओके, अब देखो, जैसे वही चीज हम डिस्कस कर रहे थे, चलो हो गया ना, गुड। अब यहां पर आप देखो, चलो अब दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो इसमें से जो है पर्शियन, हम क्या देख रहे हैं, विदेशी आक्रमण जब एंशिएंट पीरियड में होंगे, तो पर्शियन, मैसिडोनियाई जो आक्रमण होंगे, अलेक्जेंडर आएगा, इंडो ग्रीक्स होंगे, साथ में शक, पहलव, कुषाण और हून, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आएगा नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 500 एडी टू 650 एडी, इसके अंतर्गत हम लेटर गुप्ता, मौखरी, हर्षवर्धन, प्रिंसिपल जो रीजनल पावर्स हैं, राजपुताज एज जो है आपका 700 एडी टू जो है ना 1200 एडी या 1200 एडी, साथ में जो है हम आपको शुंग, कर्ण, आंध्र और कण्व, साथ में आपका मौखरी और जो है पुष्यभूति, गुर्जर प्रतिहार, चंदेलाज, ठीक है, इसमें से जो है परमार, चालुक्या, इसके साथ साथ जो है आपका चालुक्या ऑफ बदामीज एंड बेंगी, पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्या ऑफ कल्याणी एंड पदक्कल और चोलाज। नॉर्थ इंडिया में जो है जो 500 एडी से 650 एडी तक, जो इसमें आपके सिलेबस में जो किंग्स और उनके बारे में जो चीजें मेंशन की गई हैं, उनको डिटेल में हम देखेंगे। तो यूनिट थर्ड ये होता है। यूनिट फोर्थ में देखो, यहां से अब थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब जैसे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, एंशिएंट इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी रही। तो अब देखो हमारे पास, मैं एक चीज और बता दूं पढ़ने का तरीका। अब यहां पर यूनिट 4 तो दे दी, अब यूनिट जब 4 दे दी
तो इसमें से हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब क्या क्या पढ़ना है, तो एक तो हमारे पास विकल्प है कि हम जो यूनिट की तरह जो है उठा करके ऐसे आपको शुरू कर दें, तो उस तरीके में चीजें खराब होती हैं। हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे मान लो हमने जो है हड़प्पा स्टार्ट किया, वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, मौर्य, 16 जनपदाज, तो इनका इस टाइम पीरियड का पर्टिकुलरली जो इस समय ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है और जो कॉइन सिस्टम है, ये सब उसी के साथ डिस्कस कर लेंगे। इसको अलग से इस यूनिट को डिस्कस नहीं करेंगे, अलग से इस यूनिट को डिस्कस नहीं करेंगे। अब इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि आप जोड़ की चीजें कनेक्ट कर सको, कि पता चले कि आप खुद सोचो कि अगर मान लो कि हम 3 यूनिट पढ़ने के बाद और हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो ट्रेड और इंडस्ट्री आके अलग से डिस्कस करते हैं तो सब चीजें हौच पौच हो जाएंगी। सिलेबस जरूर ऐसा मेंशन किया गया है, लेकिन हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो अगेन मैं बोल रहा हूं कि इस हिसाब से रहेगा कि जो चीजें एक साथ एक जगह हो जाएं। अभी मैं आगे और दिखाऊंगा कि जैसे कि आप, क्योंकि जो यूनिट 4, 5 और 6 है, दरअसल ये आपका क्या है कि यूनिट 1, 2 और 3 का ही यहां पर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन है। उसको क्या किया है कि यहां पर कह दिया है कि यूनिट 1, 2, 3 को डिटेल में थोड़ा सा जो उसके सोशल वाला, सोसाइटी का पार्ट है, जो उसके इकोनॉमी का पार्ट है, जो उसके रिलीजन का पार्ट है, जो उसके कल्चर का पार्ट है, जो उसकी इकोनॉमी का पार्ट है, उसको अलग से करो। तो हम अलग से नहीं करेंगे, अलग से करोगे तो सब गड़बड़ा दोगे। तो हम करेंगे क्या? तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि भाई अगर हमें मान लो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का या वैदिक पीरियड का, पोस्ट वैदिक पीरियड का या मॉडर्न या गुप्ता का, तो हम वहीं पर उसका जो है एग्रीकल्चर भी डिस्कस करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुए एग्रीकल्चर में। वहां अलग से नहीं, यहां पर हम यूनिट बना के डिस्कस करेंगे। मैं अगेन बोल रहा हूं कि वहीं पर हम डिस्कस करेंगे। हम जो उनका ट्रेड और इंडस्ट्री है वहीं पर डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री, जो फैक्ट्रीज, जैसे कि आप देखेंगे कि लोथल में कहा जाता है कि फैक्ट्री का साक्ष्य मिलता है, तो लोथल में फैक्ट्री का साक्ष्य हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान मिलता है। वो हम किस चीजों से पता लगेगा? तो हम यहां पर जो है वहीं पर डिस्कस करेंगे जब हम इंडस सिविलाइजेशन पढ़ रहे होंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वहीं पर डिस्कस करेंगे तो चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, भले ही अलग से यहां पर चीजें मेंशन कर दी गई हैं। ठीक है, अगला है, अब जैसे कि यूनिट 5, तो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट सोसाइटी, देखो अलग से उसने कह दिया है। तो हम अब इसमें से वर्ण, जाति सिस्टम, आश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, एडुकेशन, ये हम जैसे की चीजें चल रही हैं ऑनवर्ड, उन्हीं के साथ साथ जो है डिस्कस करेंगे, ना कि अलग से कि भाई पुरुषार्थ वैदिक पीरियड में तो हम पुरुषार्थ के बारे में, आश्रम व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ण और जाति के बारे में डिस्कस करेंगे, संस्कारों के बारे में जो 16 संस्कार हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वहीं पर डिस्कस कर लेंगे, ना कि अलग से। इसके बाद आएगा आपका यूनिट 6 जो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। अब देखो हमारे पास विकल्प ये हैं, वहां मैं अगेन बोल रहा हूं कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो इसको जरूर हम चाहें तो अलग से डिस्कस कर सकते हैं, पर फिर भी ऐसा नहीं करेंगे, वहीं पर हम साथ में पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि वहीं पर चीजें कंटेंट है। अगर आपने हड़प्पा पढ़ा तो एक साथ हड़प्पा का कंटेंट मिल जाएगा, तो फिर आपको इशू नहीं होगा और उसी के आधार पे आप आंसर राइटिंग कर पाओगे और क्वेश्चन टैकल कर पाओगे। तो अगर मान लो कि यहां पर हमें यह है कि हमें आर्ट और आर्किटेक्चर पढ़ना है, हमें चित्रकला, पेंटिंग्स वगैरह पढ़नी है, जैसे टेम्पल्स है, स्तूपाज हैं, स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, माइनर आर्ट्स हैं, एंशिएंट जो है इंस्क्रिप्शंस हैं, तो ये सारी चीजें, पिलर्स एंड रॉक्स, ये सारा चीज हम क्या पढ़ेंगे कि उन्हीं के साथ साथ पैरेलल जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक चल रहा होगा तो उसका डिस्कस करेंगे। जैसे चित्रकला, तो चित्रकला में हम अलग से नहीं आपको पढ़ाएंगे, हालांकि अलग से चीजें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि चित्रकला अभी एक पर्टिकुलरली, जैसे एंशिएंट का पूरा चित्रकला हमें डिस्कस करना है तो हम भारत में चित्रकला की जो एक परंपरा है उसको डिस्कस करेंगे, एज जो स्टोन एज से लेकर के मॉडर्न पीरियड तक। लेकिन अभी हमें यहां पर अगर देखो
अलग अलग, जैसे तो मॉडर्न अगर नीचे देगा कि हमें वहां का भी अगर चित्रकला के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर मेडिवल में डिस्कस करना है, जो कि आगे सिलेबस में मेंशन होगा, तो उसके बारे में। लेकिन जो एंशिएंट वाला पार्ट है चित्रकला का, ठीक है, तो हम एंशिएंट वाले पार्ट को हम यहां पर ही डिस्कस कर लेंगे। अब एंशिएंट वाले पार्ट में, अब जैसे कि पेंटिंग के अंतर्गत हम जो है देखो टाइम पीरियड को अगर बांटें तो आपका वैसी की जो है ना प्राचीन भारतीय चित्रकला हो गया, साथ में जो है मध्यकालीन की चित्रकला हो गई, तीसरा हो गया कि भाई आधुनिक काल की चित्रकला हो गई। तो पेंटिंग्स के प्रचार हम जो प्रकार हैं वो, तो अब जैसे कि एक वॉल आपने देखा होगा कि जो है वॉल पेंटिंग होती है, एक गुफा मंदिर महल हो गया, एक जैसे इसका उदाहरण है वॉल पेंटिंग का। दूसरा है कि पोथी प्रिंटिंग जो ताड़पत्र वगैरह में लिखी जाती है। पटचित्र हो गए, पटचित्र आपने देखा होगा कि जो है कपड़ों पर चित्रकारी करी जाती थी। साथ में जो पांडु चित्रण हो गया, जो हाथ से बनाई गई कलाकृतियां हुआ करती थी। तो ये सभी हम एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ लेंगे। भुजपत्र, ताड़पत्र, ये सभी प्रकार की जो है। तो भारत में जो चित्रकला के जो स्टैंडर्ड हैं, जो मानक हैं, जो सड़ंग हैं, जो है सड़ंग का मतलब ये होता है कि देखो भारत में जो चित्रकला की जो है बहुत प्राचीन और समृद्ध परंपरा रही है। और अगर आप देखें कि भारत में इसके विकास को लेकर के, तो इसके जो एक निश्चित नियम और मानकों के तहत इसका डेवलपमेंट होगा। और नाट्य शास्त्र जो कि विष्णु धर्मेतर पुराण में जो है नाट्य शास्त्र का इसमें से उल्लेख किया गया है। और कहा गया है कि जो ग्रंथ हैं, तो ग्रंथों में अच्छे चित्र में जो है कहा जाता है कि 6 तत्व पाए जाते हैं, इन्हीं को षडांग कहा गया है। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे पेंटिंग के अंतर्गत और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक पार्ट ये है कि उसके साथ साथ डिस्कस करने के बाद जो ये वाला आपका यूनिट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, तो टेंपल वाला, क्योंकि हमें जो है ना टेंपल में जो अलग अलग प्रकार की, जैसे मैं आपको बता दूं कि किस शैली पे टेंपल बनाया गया है, तो शैलियां भी डिस्कस करनी पड़ेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट टेंपल भी डिस्कस करने पड़ेंगे। तो ये वाला सेक्शन जो यूनिट 6 है, तो वहां पर साथ में करवाने के बाद इसको थोड़ा हम अलग से देख लेंगे, जहां हमें चीजें ऐसी लगेंगी कि हमें उसी के पैरेलल टॉपिक के चलना चाहिए, या फिर टॉपिक से अलग कुछ उसका एक हिस्सा डिस्कस करना है, तो हम उसी हिसाब से चीजें क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद बेटा आते हैं सल्तनत मुगल पे, सेक्शन 2, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री या मेडाइवल, जो भी आपको कहना है। अब यहां पर आपको मोहम्मद गोरी का जो इन्विजन है और इन्विजन ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, तो यहां से लेकर के हम खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद एंड लोदी डायनेस्टी, बाबर एज अ फाउंडर ऑफ मुगल अंपायर, ठीक है। और यहां पर हमारा यह भी डिस्कशन होगा कि अकबर जो कि आगे आएंगे कि अकबर महान या अकबर महान नहीं, या किस परिदृश्य में देखना चाहिए कि अकबर महान है, और भारत सरकार का जो इस समय का स्टैंड है वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। साथ में हुमायूं एंड जो है शेर शाह सूरी, एक्सपेंशन ऑफ मुगल अंपायर ड्यूरिंग अकबर टू औरंगजेब, अकबर से औरंगजेब तक, डिक्लाइन एंड जो है डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल अंपायर एंड अराइवल ऑफ ब्रिटिश, ये आपके मॉडर्न वो मेडिवल हिस्ट्री में आ जाएगा। फिर इसमें से आप देखोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपको क्या करना है कि यहां पर मुगलों का जो प्रशासन है, मुगलों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर विजयनगर एंड बहमनी स्टेट राइज एंड डाउनफॉल, जो विजयनगर और बहमनी का क्या है, उदय, और उसका जो है ना क्या है, डाउनफॉल है, उसका पतन है। फिर हम पढ़ेंगे कि राइज ऑफ जो है मराठा ड्यूरिंग शिवाजी एंड कॉजेज ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ मराठा, मराठाओं का उदय शिवाजी के समय और उसका डाउनफॉल। तो अब हमें पर्टिकुलरली हम एक एक पॉइंट को आगे लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखो कि एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम जैसे कि चाहे तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है तो हम साथ में डिस्कस करेंगे कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत,
तो जब हम आपको स्लेव डायनेस्टी पढ़ा रहे होंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे होंगे, तो वहां पर हम एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस कर लेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल, जब मुगल पढ़ा रहे होंगे, और मेन फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो है शेरशाह सूरी। फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ शेरशाह सूरी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अकबर। अब हमें इन्हीं का देखना है। जब हम ऊपर जो है ना, जो सल्तनत पीरियड पढ़ रहे होंगे और मुगलिया पीरियड पढ़ रहे होंगे, तो वहां तो हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे उनका जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, लेकिन इसमें जो है स्पेशल उसने मेंशन किया है कि आपको जो शेरशाह सूरी का लैंड रेवेन्यू सिस्टम और साथ में आपको अकबर का लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। मैं अगेन बता रहा हूं कि आपको हमेशा सिलेबस का ध्यान रखना है। सिलेबस आपके लिए एक जो है रोड मैप है, ठीक है। सिलेबस को लेके चलोगे तो चीजें और आसान होंगी। और एक चीज और मैं बता दूं, ये बहुत क्लियर है, ये आपको डिमोरलाइज करने का वो नहीं है कि अगर आप, जैसे बहुत सारे बच्चों का ये है कि अगर हम जीरो से शुरू करें तो क्या क्वालिफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। खुद को डिमोरलाइज मत कीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में चीजें कीजिए। अब टुकड़ों टुकड़ों से याद आया, टुकड़े टुकड़ों गैंग, तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब ना कोई टुकड़े टुकड़े, कोई गैंग भी है, वो और बात है कि कुछ लोग जो है ये फालतू बोलते रहते हैं। तो यहां पर चीजों को हम टुकड़ों टुकड़ों में करेंगे और उन्हीं को कनेक्ट करके एक दिन जो है पूरा क्या कर देंगे, एक पूरा सिलेबस रेडी कर लेंगे, एक साथ नहीं, टुकड़ों में। इसके बाद हम देखो रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल, धार्मिक जो नीतियां हैं। अब धार्मिक नीतियों में किसकी किसकी, बाबर की, फिर किसकी, हुमायूं की। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर की, साथ में दीन ए इलाही। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब की। रिलीजियस पॉलिसी सभी की पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद तुमको क्या करना है कि इसमें से जो है ना, जैसे कि बाबर से औरंगजेब का आप जो है डेक्कन पॉलिसी ऑफ मुगल, ठीक है। इसके बाद इसमें मुगल कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एजुकेशन, इसमें से लेडीज एजुकेशन, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और पेंटिंग और म्यूजिक। देखो यहां पर भी आ गया ना। अब जब यहां पेंटिंग और म्यूजिक, तो हम क्या करेंगे कि आर्ट एंड कल्चर का अलग से तो दिया नहीं, पर ये आर्ट एंड, तो एक हिस्सा जो आर्ट एंड कल्चर के तौर पे होगे वो हम अलग से ही डिस्कस कर लेंगे, तो और आसान रहेगा, ठीक है। दूसरा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी, तो इसमें से जो है आपका मनसबदारी सिस्टम ऑफ अकबर, जाट, सवार और मराठा मिलिट्री सिस्टम, ठीक है। साथ में सोसाइटी ऑफ मुगल, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ट्रेड एंड कॉमर्स और रिलीजियस सिस्टम, ये आपके मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। इतना हो गया तो हम चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो आपका मर्केंटलिज्म है, यूरोपियन ट्रेड इन इंडिया इन दी 17th एंड 18th सेंचुरी, यानी यूरोपीय जो व्यापार है भारत में 17वीं और 18वीं सदी में, अराइवल ऑफ डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज, ब्रिटिश, है ना। तो इसको हम याद रखते हैं कैसे, पीडीएफ, है ना, पीडी ईडीएफ करके ऐसे याद रखते हैं ना। सबसे पहले कौन आता है, तो उसी आधार पे हम जो है इसको याद रखते हैं, है ना। इसके बाद देखो कि राइज ऑफ इंग्लिश पावर इन बंगाल, अंग्रेजों का जो उदय बंगाल में, वो देखेंगे। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और उसकी क्या है इंपॉर्टेंस। दूसरा क्लाइव, इसमें से सेकंड गवर्नर ऑफ बंगाल 1765 to 67, एंड डुअल गवर्नमेंट एंड इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स, उसकी मेरिट और डिमेरिट्स। साथ में वॉरेन हेस्टिंग्स,
जो कि आपके 1772 से 85। अगला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड कॉर्नवालिस 1786 टू 93, और इसका जुडिशियल रिफॉर्म। इसमें से रेवेन्यू रिफॉर्म हो गया, जिसमें परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो कि 1793, लॉर्ड वेल्जली जो कि 1798 टू 1805, साथ में द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, फिर मैसूर अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, और आपको चारों युद्ध यानी एंग्लो मैसूर के जो चारों युद्ध होंगे वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी इन इंडिया, तो आपको इसमें एंग्लो नेपाल वार होगा, इसमें से जो है ना जो पिंडारीज वार होगा, हेस्टिंग्स पॉलिसीज टुवर्ड्स द मराठास होगा, ठीक है। इसके साथ विलियम बेंटिंग और उसके रिफॉर्म होंगे, जैसे एबोलिशन ऑफ सती, रिफॉर्म ऑफ विलियम बेंटिंग, सोशल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, साथ में आपका एजुकेशन पॉलिसी ऑफ लॉर्ड मैकाले, साथ में रंजीत सिंह अचीवमेंट होंगे, अर्ली एंड करियर ऑफ रंजीत सिंह एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आपका लॉर्ड डलहौजी 1848 टू 56, इसमें से जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड एनेक्सेशन ऑफ अवध, साथ में आपका रिफॉर्म ऑफ डलहौजी, साथ में रिवोल्ट 1857, कॉज ऑफ रिवोल्ट, ये मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो क्षेत्र है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, द परमानेंट सेटलमेंट, द महालवारी सेटलमेंट, द रैयतवाड़ी सेटलमेंट। लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, कल्चर अवेकनिंग, इसमें से आपको ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, दारिया समाज एंड रामकिशन मिश्र मूवमेंट, द थियोसॉफिकल मूवमेंट, साथ में मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट, और इसमें जो है आपका वहाबी मूवमेंट और अलीगढ़ मूवमेंट। राइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, सो इसमें से असेसमेंट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द मॉडरेट्स, कॉजेज ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, होम रूल मूवमेंट, द रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट, साइमन कमीशन, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हम डिस्कस करेंगे। साथ में आपका इमिनेंट जो नेशनल लीडर्स हैं भारत के, राजा राम मोहन राय, इसमें से साथ में उनका रोल और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब जो उनका रोल, दादा भाई नेहरू जी, ठीक है, 1825 टू 1917, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। राइज ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म एक्ट ऑफ जो है सर सैयद, साथ में जो है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, टू नेशन थ्योरी यानी हिंदू महासभा, इसमें से माउंट बेटन प्लान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, साथ में आपको द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और आपका जो है चार्टर एक्ट 1863, ठीक है। इसके बाद यहां पर आ जाइए और यहां पर आपको ये देखिए, अभी इतना सेक्शन बचा है। ये देख पा रहे होंगे, एक्ट 09, वो 1909, एक्ट 1919 और 1935, फर्स्ट फेज ऑफ इंडिपेंडेंस का, और जो है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, साथ में प्रिंसली स्टेट एंड इंटीग्रेशन स्टेट्स, मर्डर ऑफ महात्मा गांधी, 5 ईयर प्लान, और इसमें से आपका रिलेशन विद नेबर स्टेट्स पाकिस्तान, चाइना, चाइनीज अटैक्स ऑन 1962 एंड बांग्लादेश। ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। अब अगर हम बुक्स की प्रॉपर बात करें तो मैं आपको अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं सेम चीज, कि आपको बुक्स को लेकर के बहुत गहमा गहमी नहीं, हम जो सिलेबस रेडी करेंगे तो हम एआई का भरपूर, इसमें चैट जीपीटी है, ग्रोक है, या कुछ जो पेड जैसे कि
बहुत सारी जो परफेक्ट जो सिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो उनका हम जो है प्रयोग करेंगे, है ना। उनके आधार पे हम नोट्स को थोड़ा सा रेडी करेंगे, क्योंकि और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि किसी प्रकार से यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई इशू रहता है तो आप हमें कमेंट में, जो मैंने आपको नंबर दिया है, तो आप मुझे कमेंट में जो है ना ये बता दीजिएगा। मैं सभी को मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको बुक्स को लेकर के अगर बात करनी है कि भैया आपको बुक्स, तो 3 बुक्स आप चाहो तो पढ़ सकते हो। 3 बुक्स रेफरेंस के तौर पे रेफरेंस बुक है, क्योंकि हमारा जो कोर्स में आपको जो सिलेबस रेडी करवाऊंगा और कंटेंट जो रेडी करवाऊंगा, उसमें हम कई सारी बुक्स का रेफरेंस लेंगे और आपको मैं ही अपनी तरफ से करवाऊंगा। लेकिन आपको बुक्स पढ़ना है, क्योंकि अंदर से भी तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो अगर आपको बुक्स की बात करें तो आप जो है अगर बुक्स की बात करते हैं तो इसमें आप क्या क्या पढ़ लीजिए, 3 बुक्स ले दे के पढ़ना है। और कोई बुक्स आप जो है ऐसे मत उठाने लगिएगा कि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम जो है वो बहुत मोटी मोटी साइज की जो है किताबें उठा लेते हैं, तो उसको लेकर के आप जो है नहीं किताबें उठाना है, ठीक है। इसमें से मैं आपको एक बुक्स बताता, लेकिन उसका कोई वो इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं, हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए भी जो आपका एक सामान्य जो सबको पता है, तो आर.एस. शर्मा मोर देन सफिशिएंट है। आर.एस. शर्मा एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ठीक है। सतीश चंद्रा आपकी मेडिवल के लिए क्या है, मेडिवल के लिए। मॉडर्न के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है, 1 मिनट खाली पेज मिल जाता कहीं पे तो हम लिख पाते, खाली पेज, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो 3 बुक्स आपको फॉलो करनी है। एंशियन के लिए आर.एस. शर्मा, सॉरी ये शर्मा है, ठीक है। दूसरा है सतीश चंद्रा मेडिवल के लिए, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, सतीश चंद्रा। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, 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 ठीक है। सतीश चंद्रा, आर.एस. शर्मा, स्पेक्ट्रम, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर आर्ट एंड कल्चर के लिए हम नितिन सिंघानिया ले लें या फिर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का साइट फॉलो कर लें। इतना टाइम नहीं है बच्चा आपके पास, तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए। 3 किताबें और प्रैक्टिस धमाकेदार करनी है। आपका यहां प्रैक्टिस ही काम आने वाला है, जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बस ये किताबें रख सकते हैं। एक और बात बताएं, जो मैं हमेशा बोलता हूं, हर एक क्लास में बोलता हूं कि 10 किताबों को एक एक बार पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ डालो। कंटेंट लगभग सभी में सेम है, कंटेंट का कोई अंतर नहीं है, बस स्टैंडर्ड बुक हो, कोई गाइड वाइड ना हो कि कहीं से भी चापी गई हो। तो कंटेंट लगभग जो है सभी में एक जैसा है। ये आपकी जो तीनों आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम, कोई वही है, हालांकि जो राजीव अहिर की ये आपकी स्पेक्ट्रम है। अब जैसे कि इसी के अंतर्गत आपको एक चीज और दिखाऊं, यहां इसके लिए कुछ लोग बुक से बताएंगे बिपिन चंद्रा की इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस आती है ये, क्योंकि यहां पर जो है रिलेशन विद नेबर्स है और साथ में आपका जो है ना
5 ईयर प्लान, और तो उसके लिए एक बुक बताने लगेंगे। देखो बुक्स बताने का तो मैंने बताया कि मैं भी बता सकता हूँ भैया, ऑप्शनल के लिए 10-12 बुक्स बताना ही होता है, तो भी बता सकता हूँ, पर कोई मतलब नहीं है। मिनिमम कंटेंट रखेंगे, उसको मैक्सिमाइज करेंगे, उसको मैक्सिमम बार पढ़ेंगे। ये नहीं कि कंटेंट ये भी किताब ले आओ, वो भी किताब, जितना भी आप फैलोगे, इससे इस मास्टर से उस मास्टर से फला ढेका से पूछोगे, यही बोलेंगे ये किताब ले लो वो किताब ले लो, उससे फायदा होने वाला नहीं है। नहीं, मैंने बताया कि फिर किताब तो बताया कि पर्टिकुलरली एंशिएंट के एक एक टॉपिक पर रिसर्च पर हैं किताबें, तो क्या करोगे, या हिस्ट्री के एक एक टॉपिक पर रिसर्च पे हैं किताबें हिस्टोरियंस की, तो आपको जो है यहाँ पर रिसर्च नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। आप प्रवक्ता के लिए चयनित हो रहे हैं, और प्रवक्ता में 11th-12th में क्या सिलेबस है, थोड़ा सा उसको ध्यान। अब देखो, हम जब इसके साथ साथ प्रैक्टिस करवाएंगे पीटी का और मेंस का, तो पीटी के प्रैक्टिस के दौरान हम ध्यान रखेंगे कि हालांकि इसमें कंटेंट में एनसीईआरटी को पूरी तरीके से, तो एनसीईआरटी अब मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ डालो अलग से, अरे नहीं पढ़ना है। जब एक साथ सारी चीज़ें लेके आना है तो फिर एनसीईआरटी उठाओ, ये सब बकवास है। जैसे कि मुझे हमेशा एक चीज़ पूछी जाती है, और बहुत टीचर ये कहना भी चाहते हैं कि एनसीईआरटी एक समान समझ विकसित करने के लिए है, लेकिन वो इस दौर में है कि अगर वो कह देंगे तो विरोध हो जाएगा कि अच्छा अपने को बहुत होशियार समझते हैं, कह रहे हैं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना है, पर एनसीईआरटी अगर आपकी समान समझ विकसित है, आप पढ़ के ऑलरेडी आए हैं, तो फिर उसी में जो है ना 6 की किताब उठाओ और फिर चालू हो जाओ 7th की उठाओ, उससे टाइम लॉस के अलावा और कुछ नहीं है। तो हम साथ लेके चलेंगे, तो मैं अलग से नहीं कहूंगा, 3 किताबें रेफरेंस के तौर पे रख लो, जो नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा डेली, और जो कंटेंट हम लेक्चर डिलीवर करेंगे, लिखवाने का काम, देखो मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, तो परेशान नहीं होना है उसको लेकर के, ठीक है। ये मैं मान के चलता हूं कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आप हमसे जो है किसी प्रकार से जानकारी चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हम कल से बैच लॉन्च करेंगे, श्री यथार्थ IAS का ऐप है। आप मुझे इस नंबर पे क्या करना है कि मैसेज कर देना है 9555031427, ठीक है। आपको डेली 8 बजे लेक्चर ऐप में मिल जाएगा, 8 बजे जो है लेक्चर मिल जाएगा ऐप में। कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, रिकॉर्डेड पुरानी नहीं होंगी, मैं ये क्लियर कर दूं, और कुछ क्लासेस लाइव होंगी। मतलब प्रॉपर प्रवक्ता के लिए ही क्लासेस रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं पुरानी क्लासेस, रिकॉर्डेड का मतलब रिकॉर्ड कर देंगे फिर वो ऐप में आएंगी, या ऐप में ही लाइव हो जाएंगे, आप जैसा कहेंगे, ठीक है। तो ये है मतलब प्रॉपर जो इसी के आधार पे कंटेंट रेडी करवाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं कि प्रवक्ता के लिए लग जाओ, 78 पद हैं भैया, ठीक है। और अगर बढ़िया से लग गए तो फॉर्म इतना नहीं पड़ेगा, एक सीट के लिए 100 बच्चों की लड़ाई रहेगी लगभग, इतना मान के चलो। 3 लाख के आसपास फॉर्म पड़ेगा, जिसमें से 1,10,000 15,000 बच्चे अब प्रीलिम्स देंगे, अब 1500 वो हैं, तो आप उसी के आधार पर निकाल लो, लगभग जो है ना पर सीट के लिए लगभग जो है 90 से 100 बच्चा आएगा पर सीट के लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री में कितना बच्चा आ जाएगा उसी हिसाब से आप रख लो। तो आपकी लड़ाई इस आधार पे पीटी में है, और फिर मेंस में तो पर आपको 15% बुलाना ही है ना, फिर मेंस में चीज़ें और ईजी हो जाएंगी, तो यहाँ जो है मज़ा भी आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू, फिर मिलेंगे आपसे।